हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 27 ऑफ सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिससे पहला आर्टिकल बात करता है सॉलिफिकेशन टेक का यूज़ करके वीट, जिसे गेहूं कहते हैं, उसकी ग्रोथ की गई है डेजर्ट्स में। आपको समझाऊंगा क्या होती है सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर इसे मैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है वो समझाऊंगा। उससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठे हैं वो बताऊंगा। डेजर्टिफिकेशन पे ऊपर बात हुई है वो बताऊंगा मैं। फिर डेजर्टिफिकेशन कैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में काम आता है वो बताऊंगा। और फिर इन सब से कनेक्टेड जितने पीवाईक्यूज उठे हैं, 2 से 3 पीवाईक्यूज एज इट इज उठे हुए हैं इस आर्टिकल के जो टर्म्स हैं, तो आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी रेलेवेंट है साइंस एंड टेक सेक्शन में। अब इसी से कनेक्टेड जीएस 3 2020 में क्वेश्चन आया था, द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेट बाउंड्रीज, जस्टिफाई विद एग्जाम्पल। अब आप देखेंगे कि मैं आपको जो मॉडल आंसर दूंगा वो एग्जैक्टली इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड होगा। इसी आर्टिकल के पॉइंट्स को पिक करके मैं यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करूंगा। फिर सेकंड आर्टिकल बात करता है जीएसटी रेट्स में जो आपने रिसेंटली सुना चेंजेस किए गए हैं, उस चेंजेस की वजह से स्टेट्स ने कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं। उनका कहना है कि भैया हमारा जो रेवेन्यू है उस पर काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। एक बेसिक आइडिया दूंगा आपको इस आर्टिकल का। फिर मैं आपको बताऊंगा ये फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है इसमें। फिर आपको बताऊंगा जीएसटी क्या वर्क करता है, किस तरीके से जीएसटी काम करता है। फिर इन सब से कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इससे कनेक्टेड जीएस2 2018 का क्वेश्चन देखिए, हाउ इज फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड। अब आप देखेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन के आंसर के लिए पॉइंट्स आपको बहुत ही आसानी से इस आर्टिकल से मिल जाएंगे। आपको अच्छी खासी एक रेलेवेंस सिग्निफिकेंस दिखेगी जब मैं स्टैटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, आप उसको एज इट इज रिजेंबल कर पाओगे इस क्वेश्चन में। थर्ड आर्टिकल बात करता है बैंक ऑफ बड़ौदा को आईएफएससीए का अप्रूवल मिल चुका है कि अब वो बुलियन ट्रेडिंग कर सकता है गिफ्ट सिटी में। अब बुलियन ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा क्या होती है। प्रीशियस मेटल्स होता है बेसिकली, जैसे आप गोल्ड सिल्वर सुनते हो तो जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं उनकी ट्रेडिंग को बुलियन कहते हैं, बुलियन ट्रेडिंग, ठीक है। गिफ्ट सिटी क्या है वो बताऊंगा आपको, आईएफएससीए क्या है वो बताऊंगा। फिर इन्हीं से कनेक्टेड अगर पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी आपके साथ में अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा। लास्ट आर्टिकल बात करता है सेंटर ने जूट स्टॉकिंग के ऊपर सर्टेन कैप लगाया है। मैं आपको बताऊंगा ये क्या कैप लगाया हुआ है और आखिर क्यों सेंटर ने ऐसा किया हुआ है। अब जूट आपको पता है, ये जूट जो देखते हो, ठीक है, बहुत ही एक जनरल लेवल पे आप फाइबर देखते होगे जूट को, जूट बैग देखा होगा, फिर आपने जूट से बना हुआ बोरा देखा होगा, वो सारी जूट्स की स्पीशीज में आता है, ठीक है। जो आपको ये पेड़ दिख रहे हैं ये उसकी स्पीशीज है। मैं आपको समझाऊंगा जूट होता क्या है, कौन सी क्रॉप है ये, और कौन कौन सा क्लाइमेट फेवरेबल चाहिए जूट की ग्रोथ के लिए। फिर इनसे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी आपके साथ में अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। इस पूरे आर्टिकल का पीडीएफ आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल बात करता है वीट कल्टीवेशन इन डेजर्ट, ठीक है। बहुत ही वर्ड सिंपल कह रहा है भैया, गेहूं को कल्टीवेट किया गया डेजर्ट में सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है। अब हुआ क्या है, जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है उनके रिसर्चर ने सक्सेसफुली ग्रो किया है अजमेर डेजर्ट के लैंड पे क्या, गेहूं को। आपको पता होगा कि भाई जो आपके रेगिस्तान होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, वो बहुत ही सूखे होते हैं, वहाँ पे फर्टिलिटी नहीं होती है, दे आर कम्प्लीटली ड्राई। लेकिन वहाँ पे अगर गेहूं को उगाया जा रहा है तो कोई ना कोई तो टेक का यूज़ किया होगा। तो जो टेक है उसको सॉलिफिकेशन टेक कहते हैं, जिसमें क्या किया गया है, इंडिजिनस बायो फॉर्मुलेशन किया गया है। अब आपको लग रहा हो सर सॉलिफिकेशन क्या है, ये इंडिजिनस टेक क्या है, या बायो फॉर्मुलेशन क्या है, मत सोचो इतना, मैं आपको बहुत ही आसान सी भाषा में बताऊंगा। आगे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए, लेकिन अभी आपको समझाता हूँ। सॉलिफिकेशन का सिंपल सा मतलब समझो, मान लो ये आपका पूरा रेगिस्तान है, ठीक है, सैंड है। अब इस सैंड के अंदर सॉलिफिकेशन टेक अगर यूज कही जाएगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर से हम लोग ऐसे पार्टिकल्स या मटेरियल डालेंगे जिससे इस सैंड में वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी। अक्सर होता क्या है, जो रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान में जो सैंड होती है वो वाटर को रिटेन नहीं कर पाती, तुरंत वाटर छन जाता है, तो फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं हो पाते। लेकिन सॉलिफिकेशन टेक में क्या होगा, हम ऐसे मटेरियल्स, पॉलीमर्स जिसे कहते हैं, वो मिलाएंगे सैंड में। वो मिलाने से क्या होगा, वही सैंड, वही रेगिस्तान उपजाऊ बन जाता है, ठीक है। ये होता है सॉलिफिकेशन टेक। बायो फॉर्मुलेशन मतलब क्या होता है, वही सेम तरीका ही है, इंडिजिनियस कहा जा रहा है, मतलब हम खुद से बनाया गया। बायो मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसका ओरिजिन लाइव हो, ठीक है, लाइफ
इसीलिए बायो हमेशा कहीं भी कोई वर्ड आपको बायो से कनेक्टेड दिख रहा है तो समझ चाहिए वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है कि हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ों को या लाइफ चीज़ों जो लिविंग थिंग होती हैं उन सब का जो रेसिड्यू होता है उसको मिलाते हैं किसमें, सॉइल में, सैंड में। उससे क्या हो जाता है, उससे वो जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ बन जाती है। और वही सेम चीज़ लिखी है कि सैंड को फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट करने को ही हम पूरा सॉलिफिकेशन टेक कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए सॉलिफिकेशन को मैंने एक्सप्लेन भी किया, लेकिन पहले भी आपको बता दिया, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें लूज सैंड को, जो बैरन सैंड होती है, उसको फर्टाइल लैंड में या फिर सॉइल लाइक मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल बन जाए। ये कैसे होता है, मैंने आपको पहले बताया, ऑर्गेनिक मैटर मिलाया जाता है, माइक्रोब्स मिलाए जाते हैं, बायो फॉर्मुलेशन किया जाता है। बायो फॉर्मुलेशन मतलब क्या होता है कि भैया आपको पहले बता दिया, वहां पे लिविंग जो बींग्स होते हैं, छोटे छोटे आपके माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, रेसिड्यू हो सकते हैं, उन सबको मिला के सैंड को इन शॉर्ट उपजाऊ कर दिया जाए। मेन चीज़ क्या है, वाटर रिटेंशन बढ़ सके। और जैसे ही मैंने इंप्रूव वाटर रिटेंशन बोला तो आपके दिमाग में हाइड्रोजेल आना चाहिए कि इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठा है, अभी आपको बताऊंगा हाइड्रोजेल के बारे में भी क्योंकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर बताऊंगा। इससे होगा क्या, सॉलिफिकेशन से न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी बनेगी। अच्छा इतना सब कुछ होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो जो लैंड है, वो जो ज़मीन है, वो फार्मिंग के लिए इनेबल हो जाएगी। और जो वही फार्मिंग के लिए इनेबल होगी जो पहले इनफर्टाइल और एरिड लैंड थी। दैट्स ऑल। सिंपल भाषा में लिखो, टर्निंग सैंड इनटू सॉइल फॉर फार्मिंग, इसी को सॉलिफिकेशन कहते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अक्सर कभी कभी नए टर्म्स आते हैं, पहली बार में समझ में नहीं आते हैं, बट डोंट वरी, वो आप एक दो बार पढ़ोगे आपके समझ में आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, हमने जो वीट का ग्रो किया है, क्या उससे पहले हमने और भी कुछ किया था? यस, हमने बाजरा, ग्वार, गुम, चिकपी, इन सब पे भी ट्रायल किया था। और इस सब ट्रायल करने के बाद हमें देखा कि भाई 54% यील्ड हायर हुई है। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ बायो फॉर्मुलेशन हमने किया है सैंड में। सैंड मतलब वो समझो तो डेजर्ट में आपकी धूल होती है या जो आपकी बालू होती है, उसी को सैंड जनरली कहा जा रहा है। और सैंड जैसी कहा जाए तो आपके दिमाग में चाहिए एक माइनर मिनरल होता है। इससे कनेक्टेड क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में उठाए। आप सिंपल डालिए माइनर मिनरल, ऐसे लिखोगे आपको दिख जाएगा। माइनर मिनरल की लाइसेंसिंग कहाँ से होती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है? एब्सोल्युटली कर सकती है। जो क्रिटिकल मिनरल होते हैं क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं? नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है उस चीज़ को। और जो मैंने 2 से 3 लाइन बोली, हर एक लाइन के ऊपर पीवाईक्यू उठा हुआ है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना और जरूर रीक्रॉस वेरीफाई करना और देखना सर सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है सॉलिफिकेशन का? सोसाइटल इंपैक्ट ये है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी जो बैरन डेजर्ट है वो एक प्रोडक्टिव लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फूड सिक्योरिटी वहाँ पे जब नहीं हो पा रही थी, फार्मर्स को खाना नहीं मिल पा रहा था, बाहर से आ रहा था, तो धीरे धीरे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। ठीक है, इन्वायरमेंटल रोल भी अच्छा होगा। जो थार डेजर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है धीरे धीरे, आप नोटिस क्या होगा कि राजस्थान से आरावली का जो कनेक्शन है वहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेजर्ट और एक्सपैंड कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे स्लो डाउन हो सकता है थार डेजर्ट का एक्सपेंशन टू एनसीआर। ठीक है, ये एक पूरा फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होता है? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ये है, हमने वीट को डाला, हम लोग और भी क्रॉप्स को कर सकते हैं, जैसे मिलेट, ग्रीन ग्राम कर सकते हैं हम लोग। फिर इसका राजस्थान के ड्राई रीजन में एक वाइडर एप्लीकेशन किया जा सकता है, और अगर इसका वाइडर एप्लीकेशन होगा तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे पड़ेगा। इससे जो डेजर्टिफिकेशन है ग्लोबली, उसको कॉम्बैट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ये एक पोटेंशियल मॉडल बन सकता है कॉम्बैट करने के लिए डेजर्टिफिकेशन पूरे ग्लोब में। अब जब ग्लोब की बात हो रही है तो क्या पूरे ग्लोब में डेजर्टिफिकेशन के लिए कुछ बनाया गया है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो उसको बताने से पहले आपको मैं बताता हूँ सॉलिफिकेशन टेक जो टर्म एक यूज़ हुआ है, इंडिजिनस बायो फॉर्मुलेशन के बारे में बता दिया। डेजर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? डेजर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, लैंड का डिग्रेडेशन हो जाना। एक उपजाऊ जमीन है तो धीरे धीरे पूरी तरीके से सूखी या बंजर बन जाना। ठीक। वाटर रिटेंशन एफिकेसी मतलब क्या होता है, सॉइल के अंदर जो मिट्टी होती है उसके अंदर पानी को होल्ड करने की कितनी क्षमता है। पॉलीमर एमेंडेड सैंड मतलब क्या होता है? पॉलीमर मतलब समझो, पॉली मतलब होता है मैनी, ठीक है, मर मतलब होता है यूनिट, दैट्स ऑल। फिर आपने मोनोमर सुना होगा, तो मोनोमर मतलब क्या होता है, एक यूनिट। अब एक यूनिट किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन जब कहा जा रहा है मोनोमर मतलब ये एक मॉलिक्यूल है। अब जब पॉलीमर कहा जा रहा है मतलब वो एक मॉलिक्यूल के साथ और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे तो पॉलीमर बन जाएगा। ये आपका नेचुरल ऑकरिंग भी हो सकता है, सेल्यूलोज आप देखते हो,
ठीक है। ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं वहाँ पे आप देखोगे। फिर जो नेचुरल के अलावा आर्टिफिशियल होता है वहाँ पे आप देखोगे जो पॉलीथीन होता है, ये क्या है, पॉलीथीन पॉलीमर है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पॉलीमर में, वही आपकी पॉलीथीन बन जाती है। तो यहाँ पर जब पॉलीमर का मतलब है तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हम अलग अलग पार्टिकल्स को एक साथ पॉलीमर में कंबाइन करेंगे और सैंड को मॉडिफाई करेंगे जिससे उसकी स्ट्रक्चर, फर्टिलिटी और उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी और अच्छी हो सके। ये पूरे टर्म्स हैं इस आर्टिकल में यूज हुए हैं। अब एक बात देखिए, हाइड्रोजेल क्या है, हाइड्रोजेल की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। हाइड्रोजेल से आप देख रहे हो ना, पानी जैसा कुछ दिख रहा है, इसके अंदर आप देख रहे हो जेल टाइप है बेसिकली। तो अब ये क्या है, ये वाटर को रिटेन करने की क्षमता रखता है। अब इसका यूज हम लोग कैसे सॉलिफिकेशन टेक में कर सकते हैं, आप ये सोचो। सॉलिफिकेशन टेक में ऐसे कर सकते हो कि भाई अगर इसी को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसके अंदर हल्का सा इसमें पॉलीमर को भी ऐड करेंगे और इसमें हम उठा के डाल देंगे इसको कहाँ पे, सैंड में। अगर इस तरीके से उसको चेंज किया जाएगा कि सैंड के अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाए, तो जब किसी भी जमीन में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या उसकी फर्टिलिटी नहीं अच्छी होगी, एब्सोल्युटली अच्छी होगी। तो हाइड्रोजेल को सॉलिफिकेशन टेक के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जनरली इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये मॉइस्चर को रिटेन काफ़ी अच्छे से करता है। अब मॉइस्चर रिटेन करता है तो इसका यूज़ भी कहीं ना कहीं होगा, एसी में यूज़ होता है, लुब्रिकेंट में, मेडिसिन में भी इसका यूज़ होता है। मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले रेड ईवी के ऊपर बताया था कि उसमें नैनोटेक का यूज़ हुआ था, जो लाल पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। रेड ईवी गार्ड करके एक आर्टिकल था जहाँ मैंने बताया था कि उन पत्तियों का अंदर एंटीसेप्टिक या फिर कहीं किसी को घाव होता है तो उन पत्तियों को हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे नैनोटेक के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, बायोटेक के साथ कनेक्ट किया था, फिर वहाँ पे मैंने आपको हाइड्रोजेल भी समझाया था। तो अब हाइड्रोजेल को आप एक ब्रॉड, हमेशा ध्यान रखिए, बायोटेक, नैनोटेक, ये ऐसा एक एरिया है जिसका एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पे यूसेज होता है। आप इसको बहुत ही लिमिटेड मत रखिए कि नहीं भैया बस एक ही जहाँ इसका यूसेज है, इसका यूसेज बहुत ही ब्रॉड होता है। अब 2015 का क्वेश्चन देखिए, जो जो मैंने बताया हर एक चीज रेलेवेंट है विद रेफरेंस टू यूज ऑफ नैनोटेक, एज इट इज देखा गया है क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। और हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, इफ एट ऑल लक बाय चांस यू आर गेटिंग एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्यूचर टेक and question is saying what are the possibilities, what may be done, what are the various aspects which are still undiscovered with respect to this tech, तो हमेशा ध्यान रखिए उसमें सारे ऑप्शन सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब आपको एक अंडरस्टैंड, क्योंकि फ्यूचर टेक है उसमें बहुत पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस हो सकते हैं। फिर आप देखिए 2014 का क्वेश्चन, हाइड्रोजेल एज इट इज पूछा गया, जो मैंने आपको अभी समझाया। क्या ऐसे नहीं पूछ सकते, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर, या आर के साथ लिखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हाइड्रोजेल बी यूज्ड, और कैन वी यूज सॉलिफिकेशन टेक इन हाइड्रोजेल, या फिर कैन हाइड्रोजेल बी यूज्ड इन सॉलिफिकेशन, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन डालेंगे। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पे सर ने बताया था हाइड्रोजेल का यूज मैंने आपको नैनोटेक में भी समझाया, रेड ईवी गार्ड में भी समझाया था। वो जो पत्तियां होती हैं, रेड ईवी कुछ और नहीं, लाल पत्तियां, आप नेट पे डालोगे दिख जाएगा। तो हाइड्रोजेल कैसे यूज कर सकते हैं, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, तो सारे के सारे सही है। जो भी मैं बता रहा हूं उसका रेलेवेंस होता है बेटा। डिजर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, देखो मैं नोट्स इसलिए देता हूं कि जब आप पढ़ें घर पे तो आपको एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो ये लैंड डिग्रेडेशन को ही हम लोग डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। और ये जनरली क्यों होता है, एक तो क्लाइमेट चेंज एक कारण होता है, दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज कारण होता है डेजर्टिफिकेशन का। सूखा ही बेसिकली कहा जा रहा है। पहले क्या होगी, उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर होगी, फिर बंजर होने के बाद वो एकदम रेगिस्तान में कन्वर्ट, बंजर जैसे बंजर बीघड़ बन जाएगी। कॉसेस क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, आरावली का डिग्रेडेशन भी आप देख रहे हो, ओवर ग्रेजिंग, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, क्लाइमेट चेंज, ये भी एक कारण। इम्पैक्ट क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, डेजर्ट का एक्सपेंशन हो जाएगा, लाइवलीहुड, जो इस रेगिस्तान के आसपास लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा उससे दिक्कत होगी। अगर मैं डेटा की बात करूं, इसरो के 21 की रिपोर्ट, तो 30% ऑफ इंडिया लैंड इज इम्पैक्टेड बाय डेजर्टिफिकेशन। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये मोस्टली अफेक्टेड एरियाज हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा था क्या ग्लोबल लेवल पे कुछ है ऐसा, बिल्कुल है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, वर्ड ही कह रहा है, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया एक कन्वेंशन है, एक समूह है समझ लो, जहाँ पे सारे देश आएंगे, बातचीत करेंगे, और उद्देश्य क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन, जो सूखा या एकदम बीघड़ हो जा रही जमीन, उसको कैसे कॉम्बैट किया जाए। 1994 में इसको क्या क्या अडॉप्ट किया गया था, इफेक्टिव 96 से हो गया। ये ओनली लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी कही जाती है लैंड एंड ड्रॉट के ऊपर, ध्यान रखिए।
देखिए, लैंड एंड रॉड के ऊपर एकमात्र लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है? डेजर्टिफिकेशन कॉम्बैट करना, जो सूखा होता है उसको किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं फर्टिलिटी में। तो क्या सॉलिफिकेशन टेक यहाँ नहीं कनेक्ट हो रही है? आप खुद सोच के देखिए। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट करना जिससे आपका डेजर्टिफिकेशन कम हो। इंडिया ने 96 में रेटिफाई किया था, कॉप 14 में इसको कहीं ना कहीं होस्ट किया गया था। फिर टारगेट ये है कि 26 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड डिग्रेड हो चुकी है बाय 2030 हम रिस्टोर कर देंगे। इसी में एक इनिशिएटिव है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब मैंने ये बोला है तो कारण हुआ कोई ना कोई। यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। क्या पूछा गया? व्हाट इज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। आप देख लो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सॉलिफिकेशन के ऊपर था। वहां पे आप अगर ध्यान से देखोगे इस आर्टिकल में, यहां पे आप देखोगे तो आपका ऑलरेडी बात कर दी गई है किसके ऊपर? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन। तो जब बात की गई है कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन पे, तो मैंने आपको स्टैटिक पोर्शन समझाया, उससे करेक्ट देखिए पीवाईक्यू आए हुए हैं। इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्ट इंटरनेशनल पार्टनरशिप। बहुत ही जनरलाइज्ड है। इट हैज ए स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया। क्या ऐसा कुछ होगा? आप खुद सोचो, क्या पर्टिकुलर फोकस केवल साउथ एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन में है? अगर ये है इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई केवल वहीं पे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। आंसर इज नहीं, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन पूरे ग्लोब की प्रॉब्लम है। इट इज कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल। तो जो सॉलिफिकेशन टेक है, क्या वहाँ पे लोकल अवेयरनेस प्रोग्राम या ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं जिससे लोकल लोगों को अवेयरनेस मिल सके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो सके, जो ट्राइबल एरियाज हैं उनका कनेक्शन हो सके? तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए गुजरात में, राजस्थान के रीजन में जो नेशनल पार्क्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। मैन और एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो किस तरीके से बहुत ही फ्रेंडली वे में टैकल किया जाता है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपका होमवर्क ये कौन सी ट्राइब वहां पे है जिसमें मैन और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, जनरली वो लोग एक को एग्जिस्ट करते हैं साथ में, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 and 3 इज द राइट वन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए थोड़ा सा फर्दर लेके चलते हैं हम इसको, ठीक है। हमने तो बात की किसके ऊपर? सॉलिफिकेशन के ऊपर। सॉलिफिकेशन क्या है? ये एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है। ऐसा एग्रीकल्चर जो कि क्लाइमेट स्मार्ट है, मतलब जिस हिसाब से क्लाइमेट है उसी अनुसार हम लोग अपना एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं। तो अगर क्लाइमेट कहीं पे सूखा है, अब राजस्थान के बारे में पता है, वहाँ पे क्या है? सब कुछ सूखा है, तो वहाँ का क्लाइमेट ही वैसा है। लेकिन उसको अगर हम कन्वर्ट कर दें इस तरीके से कि वहाँ पे वो सस्टेनेबल भी हो और वहाँ की लैंड में उपज भी हो सके, तो उसे हम लोग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोलेंगे। तो इसका ऐसा एग्रीकल्चर जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, रिजिलियंस बढ़ाना कि वो क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्ट हो सके, एमिशन को रिड्यूस करना जहां भी पॉसिबल हो सके। इसी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में कुछ सर्टेन चीजें डाली गई हैं कि हम लोग भैया पहले बनाएं क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस। अब ये क्या है? ये अप्रोच ऐसा है जो कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में इसको डालने की कोशिश कहो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें डाला गया है कि ये एक पार्ट है सीएसए का, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर एक पार्ट है जिसे हम लोग क्लाइमेट स्मार्ट विलेज कहते हैं। ये किसके द्वारा लेड किया गया है क्लाइमेट स्मार्ट विलेज? ये लेड किया गया है CCAFS के ऊपर, जिसे हम लोग कहते हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो दिखेगा क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। ये एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम है किसके अंडर में? CGIAR के ऊपर। तो अब यहाँ पे मैंने वो भी लिख दिया आपका कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। ये ग्लोबल पार्टनरशिप है, एग्रीकल्चर रिसर्च होती है यहाँ पे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और यहीं पे इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, अब जैसे ये देख रहे हो तो ये हैदराबाद में है। अब वर्ड समझो, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च मतलब इंटरनेशनल लेवल पे क्रॉप्स में रिसर्च किया जाएगा कि कौन सी क्रॉप सूखे इलाकों में या जो सेमी सूखे इलाके हैं, जहाँ कम थोड़े सूखे इलाके हैं लेकिन सूखे हैं, वो वहाँ पे कैसे क्रॉप में रिसर्च की जा सकती है। इसका मेन रीजन सेमी एरिड रीजन में एक ऐसा डेवलप करना जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप बन सके। ये एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोग्राम में, ठीक है। अब ये भी आपको बताया था कंसल्टेटिव ग्रुप क्या है, ये भी एक ग्लोबल पार्टनरशिप है। फिर साथ ही साथ आप देखो क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी क्या है, ये एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम है जो क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन पे हर एक बॉडी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर काम कर रही है। जैसे क्लाइमेट चेंज एग्री एंड फूड सिक्योरिटी लिखा है, तो क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन पे एग्रीकल्चर का मिटिगेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं जब क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, तो उस पे कहीं ना कहीं इसका रोल रहता है। ये भी किसको? क्लाइमेट स्मार्ट विलेज को सपोर्ट करता है। फिर क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच क्या है? ये इंडिया का एक ऐसा अप्रोच है जिसमें क्लाइमेट स्मार्ट
आपका एग्रीकल्चर सोल्यूशन विलेज लेवल पे प्रमोट किया जाता है। इसमें रिसर्च, लोकल नॉलेज और फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो इनोवेटिव है उन सबको इंटीग्रेट किया जाता है। आप सोच रहे हो सर आप क्या क्या बता रहे हो सर, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी बता रहे हो, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बता रहे हो, CGIAR बता रहे हो, कोई ना कोई तो कारण होगा। बिल्कुल कारण है, आप थोड़ा सा सब्र करो, आपको कारण खुद ब खुद दिख जाएगा। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है? ऐसे फार्मिंग मेथड जिसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्टेशन हो सके। अब एग्जांपल आप आर्टिकल के साथ करें को, सॉलिफिकेशन, बायोफॉर्मुलेशन जो होता है उससे क्या होगा? हायर यील्ड होगा। वाटर कहीं ना कहीं क्या होगा? जो लेस एरियाज जहाँ पे वाटर की कमी होती है, सूखे एरियाज हैं, उन जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यील्ड को अच्छा कर सकते हैं, उपज को अच्छा कर सकते हैं। और जब अच्छी होगी तो क्लाइमेट रिजिलियंस होगा। क्लाइमेट रिजिलियंस होगा तो क्या वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर नहीं हुआ? एब्सोल्युटली अंडर होगा। तो इसीलिए सॉलिफिकेशन मैंने एग्जाम्पल बताया। तो जितने मेरे वर्ड्स बोले हैं वो सारे सारे वर्ड्स का एक बहुत बड़ा मतलब है। मतलब क्या है? 2021 का क्वेश्चन देखिए बेटा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। क्या लिखा है? क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। अब आप एक बार नोट्स को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। द प्रोजेक्ट ऑफ CCAF इज कैरिड आउट अंडर कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर्ड इन फ्रांस। अभी आपको समझ में आया मैंने यहाँ पे क्यों फ्रांस लिखा? ये देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा जो भी लिखा गया उसके पीछे एक कारण है। फिर आप देखिए द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड। आप खुद देखो, वही चीज़ तो है, वही चीज़ तो मैंने आपके लिए पहले डाली है। इन द इंडिया इज वन ऑफ द CGIAR रिसर्च सेंटर। तो क्या ये CGI का रिसर्च सेंटर है? खुद देखो क्या है? CGIAR का रिसर्च सेंटर क्या लिखा है यहाँ पे? इक्रीसैट लिखा हुआ है। तो क्या ये सही हो गया? एब्सोल्युटली थर्ड वन इज द राइट वन। तो ये अप्रोच होना चाहिए आपका। फिर आप देखो CCFS किसके अंडर में कैरी किया जाता है? क्या कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर के द्वारा किया जाता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आओ और देखो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है आपका CCAFS। तो आंसर आपको दिख जाएगा क्या है, खुद ब खुद आप देख लो उस चीज़ को। तो आप आसानी से बताओ भाई ये चीज़ यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगेन नेक्स्ट आर्टिकल से पहले इसका आप आसानी से बोल सकते हो 1 and 3 इज द राइट वन। देखिए मैं जो कुछ भी बताता हूँ मैं कम समय में कोशिश करता हूँ कि आपको एक अप्रोप्रिएट नॉलेज हो सके, थोड़ा बहुत आपको समझ में लगे। सर यहाँ पे तो बहुत ही मतलब ये तो बुक से कहीं है ही नहीं। तो एब्सोल्युटली आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप अगर कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हो, PYQ सॉल्व कर रहे हो तो आपको किसी पर्टिकुलर बुक से मिलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे बुक ढूंढते हैं, सर स्पेक्ट्रम बुक है, सर इन्वायरमेंट की ना शंकर आयस की बुक पढ़ लेते हैं, क्या उसमें हमें मिलेगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ये सारे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने जा रहे हैं आपको खुद से ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। वही चीज़ मैं आपके लिए करवा रहा हूँ, सॉलिफिकेशन मैंने कनेक्ट किया इसीलिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेट बाउंड्री, से स्ट्रेट अवे बोला गया है। तो पहले डेजर्टिफिकेशन एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई विद एग्जांपल। मतलब क्वेश्चन सिंपल बोला गया है कि भैया जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, सूखा हो रहा है, वो केवल क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपको ये जस्टिफाई करना है विद एग्जांपल। तो आपको पहले ही पता है कि भाई मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज एकमात्र कारण नहीं है, ह्यूमन कॉज भी तो एक कारण है। तो वहां पे आपको बताना है क्लाइमेट इंडिपेंडेंट कॉज क्या है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे ओवर क्रेजिंग, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर जहां पे एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज होता है, डिफॉरेस्टेशन, सब क्या है? ये सब कारण है जिसकी वजह से क्या होता है? डेजर्टिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल्स की बात करूंगा अगर, तो यहाँ पे इंडिया, चाइना और मेडिटेरेनियन रीजन में जो होता है आप वहाँ एग्जाम्पल दो, उसको जस्टिफाई कर दो, कंक्लूड कर दो। बहुत ही आसान सी, मैंने सिर्फ पॉइंट्स दिए आपको। इन पॉइंट्स का आप इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से वो सब चीज़ें पिक कर सकते हो जिन चीज़ों को आपको लगता है कि भाई यहाँ पे ये रेलेवेंट हो सकती हैं। अब जो मैंने आपको प्रीवियस में यहाँ पे इतने सब कुछ चीज़ें समझाई हुई हैं, सॉलिफिकेशन बताया, फिर क्लाइमेट स्मार्ट के ऊपर बताया, एग्रीकल्चर के ऊपर बताया, उन सब पॉइंट को एकदम बेझिझक यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ एक मॉडल है जहां से आपको आइडिया लग सकता है कैसे आपको इस्तेमाल करना है आर्टिकल के पॉइंट्स अपने आंसर्स में। नेक्स्ट आर्टिकल में बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है BOB को मिला है इफ्का का अप्रूवल। अब सोलो सर ये सब क्या है, समझ में नहीं आ रहा। अभी सिर्फ इतना जानो कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा एक बैंक है और गिफ्ट एक सिटी है, दैट्स ऑल। अब आपको मैं ये आर्टिकल समझाने से पहले एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। व्हाट इज IFSCI? इसका मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ये एक रेगुलेटरी बॉडी, जैसे आपने देखा होगा सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है,
है कि नहीं। उस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटरीज बॉडीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसी तरीके से आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, ये इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है कि इंडिया में जो फॉरेनर अगर कभी कोई आ रहे हैं, उनको कभी इन्वेस्टमेंट करना है, तो जो बाहर से लोग आते हैं वो लोग कैसा पैसा जो होते हैं वो अपनी करेंसीज में लेके आते हैं। अब उन्हें क्या है, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो रुपये में कन्वर्ट करना होगा। तो इंडिया में पहले क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा हर्डल होते थे करेंसी को कन्वर्जन के लिए। लेकिन जब से ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी बनी है, जिसे इफ्सका कहते हैं, तो ये क्या करेगी, ये इन सब प्रोसेस को ईज कर देगी। अगर किसी को बाहर से ला रहा है, मान लो डॉलर लेके आ रहा है, तो उस डॉलर को वो डॉलर में ही इन्वेस्ट करे, हम लोग खुद ब खुद ये यहाँ पे उसको हैंडल कर लेंगे। तो इसका मेन काम क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे जो करेंसीज होती हैं उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कैसे हम लोग इंडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एक पर्पस होता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडिया का इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। अब देखो वर्ड क्या रहा है, बुलियन एक्सचेंज, मतलब जहाँ पे सोने या डिफरेंट डिफरेंट प्रीशियस मेटल का एक्सचेंज, जैसे आप लोग देखते हो स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्टॉक्स को खरीदा बेचा जाता है। तो जो बुलियन एक्सचेंज है, यहाँ पे सोने को खरीदा बेचा जाता है, और केवल सोना नहीं बल्कि जितने भी प्रीशियस मेटल होते हैं उनका खरीद और बिक्री होती है यहाँ पे। अब कह रहे हैं इंडिया का इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लिमिटेड क्या है, मतलब इंटरनेशनली लेवल पे देखा जाए, अगर एक यूके का कोई इंसान है, ठीक है, उस यूके के इंसान के पास क्या है, सोना है, वो बेचना चाह रहा है इंडिया में, तो उसे तो इन रिटर्न यूरो चाहिए होगा। तो यूरो अगर उसे चाहिए तो वो इंडियन बुलियन एक्सचेंज पे जब आएगा तो यहाँ पे उसे आसानी से गोल्ड देगा, और गोल्ड देके उसे यूरो में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसे टेंशन नहीं लेनी कि भाई साहब यहाँ पे तो इंडियन करेंसी है, अगर व्हाट इफ इन्होंने यूरो हमें नहीं दिया तब क्या होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है। गिफ्ट सिटी क्या है, गुजरात की इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी कही है, ये भारत की पहली IFSC ऑपरेशनल है। मतलब ये गिफ्ट सिटी का मतलब ये एक फाइनेंस टेक सिटी है, जहां पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया गया है, जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल हब एक ऐसा बन सके कि बाहर से अगर कभी इन्वेस्टमेंट आना हो, बाहर से किसी लोगों किसी ब्रॉडर लेवल पे FDI करना हो, तो ये बहुत ही आसान कर सके। दैट्स ऑल, ठीक है। अब इतना बहुत है आपको इस आर्टिकल को समझने के लिए। अब BOB क्या है, BOB को परमिशन मिली है कहाँ से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी से, कि वो क्या कर सकता है, वो ऑपरेट कर सकता है किस, जहाँ पे ये बुलियन ट्रेड एक्सचेंज जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे अब देखो जितना भी इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंस का ट्रांजैक्शन होगा, हमेशा ध्यान रखिए उसको कौन रेगुलेट करेगा, उसको इफ्स का रेगुलेट करेगा पूरी तरीके से, ये अपने दिमाग में आपको रखना है। तो अभी तक क्या हो रहा था, अगर किसी बाहर का कोई इंसान है, फॉरेनर है, वो गोल्ड लेकर के अगर आ रहा है तो उसे पैसा मिल रहा था, लेकिन बीच में मीडिएटर तो होना चाहिए। तो मीडिएटर के लिए क्या होता है, ये जो इफ्स का होता है ये लाइसेंसेस देते हैं अलग अलग बॉडी को। तो सिंपल मतलब ये BOB को लाइसेंस मिल चुका है कि वो भी अब इंटरनेशनल जो अपना बुलियन एक्सचेंज है वहां पे सोने को या फिर जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनकी खरीद और बिक्री इंटरनेशनल करेंसीज, फॉरेन करेंसीज में कर सकती है। यही इसका साधारण सा मतलब है। ये देखो आर्टिकल में बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको अपने करंट या PYQ के लिए क्या पढ़ना है, या आपको अपने पेपर के लिए क्या पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस इफ्स का। इसी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हाई चांसेस है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज पे, तो जरूरी हो जाता है कि आप इसको पढ़ें। फिर गिफ्ट सिटी के बारे में बता दिया, गुजरात में बनाई गई एक सिटी है, उस सिटी में मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि इंटरनेशनल किस तरीके से FDI ला सके, इंटरनेशनल लेवल से फॉरेन से कितना हम FDI ला सकते हैं, और वो कैसे करेंगे। यहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस डाला गया है। ये नहीं करना कि अगर कोई फॉरेन कंपनी आएगी तो उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके क्लियरेंस लेना है, एक ही जहाँ पे आएगी और यहीं से सारा क्लियरेंस मिल जाएगा, टैक्स में इंसेंटिव मिलेगा। मॉडर्न इंफ्रा बनाया गया है, फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस अलाउड किए गए हैं इस गिफ्ट सिटी में, ठीक है। आपसे पूरे बोल सकते हैं कि गिफ्ट सिटी इज लोकेटेड इन राजस्थान या गिफ्ट सिटी इज लोकेटेड इन हैदराबाद, तो वहां पे गलत हो जाएगा। आंसर क्या है, ये गुजरात है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के ऊपर। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एब्सोल्युटली राइट, सॉरी। एट प्रेजेंट गिफ्ट IFSC in Gujarat is a maiden international financial services center in India. This is also absolutely right. But question कह रहा है which one of the following is are incorrect.
तो नाइदर 1 और नाइदर 2 आर इनकरेक्ट, क्योंकि दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन का मेन पंच लाइन जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पे करेक्ट बोल रहे हैं या इनकरेक्ट बोल रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में क्या होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अलग अलग स्टेट के, ऐसे तेलंगाना के, केरला के, उन्होंने कहा कि भैया जीएसटी काउंसिल जो भी हुई उसमें डिस्कस नहीं किया गया है कि जो हमारे स्टेट्स हैं उनको किस तरीके से सेंटर पैसा देगा, क्योंकि सेंटर ने क्या किया है, जीएसटी रेट्स में कटिंग की है, और जीएसटी रेट्स की कटिंग की वजह से क्या हुआ है, हमारा रेवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब कहीं ना कहीं ये भी कही जा रही है कि जो जीएसटी है, ये जो स्टेट है उनका कहना है कि जीएसटी होने की वजह से जो स्टेट होते हैं उनकी डिपेंडेंस सेंटर के ऊपर बहुत बढ़ चुकी है, और अब उनके पास जो मौका होता है या स्कोप बहुत कम हो चुका है अपना खुद का रेवेन्यू रेस करने का, वो कहीं ना कहीं कम हो चुका है। अब इससे क्या होता है, अब इसी चीज़ को कहीं ना कहीं डिस्कशन करने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई जाती है। तो जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब ये कैसे है, क्या है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा, बट अभी इस आर्टिकल के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इम्बैलेंस किस तरीके से, मतलब रेवेन्यू मतलब क्या होता है, कितना पैसा आ रहा है, और एक्सपेंडिचर मतलब कितना पैसा जा रहा है। तो मतलब स्टेट का कहना है कि भैया हमारे पास पैसा कितना आ रहा है, 100 रुपये आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एक्सपेंडिचर बहुत ही कम, हमें मिल ही पैसा कम रहा है। तो ये कहा गया भैया टोटल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें 64% एक्सपेंडिचर स्टेट की तरफ से जा रहा है, स्टेट बियर कर रहा है उस एक्सपेंडिचर को। फिर कह रहे हैं कि जितना भी सेंटर के पास जा रहा है उसमें 63 से 64% स्टेट के पास जो रेवेन्यू आ रहा है वो सीधा सीधा सेंटर के पास चला जा रहा है। मतलब उनके पास बच कितना रहा है, कह रहे हैं भैया हमारे पास 30 से 35% बचता है, और बाकी मतलब मेहनत हम कर रहे हैं और पैसा सेंटर ले जा रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हाईलाइट करती हैं कुछ सर्टेन प्रॉब्लम जीएसटीज़ की। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लैक कर रही है। कहा गया 8 से 10 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो सकता है हम लोगों को। ये किसने कहा है, ये केरला का कहना है। अब इनका कह रहे हैं भैया इस चीज़ को रीथिंक करना होगा, हमें री इवेल्युएट करना होगा जीएसटी स्ट्रक्चर को, जिससे हमें जो कंपनसेशन मिलता है वो अच्छे तरीके से, एक बोलते हैं ना, एप्रोप्रिएट मात्रा में मिल सके। ये ना हो कि भाई साहब आप अपने अनुसार हमको दे रहे हो, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम अपना जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होते हैं वो ही नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे वर्ड आ रहे हैं सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशन की बात, ये आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। इसमें देखा जाता है कि यूनियन और स्टेट में कैसे रेवेन्यू को एलोकेट किया जाएगा, मतलब पैसा यूनियन के पास, सेंटर के पास कितना होगा, स्टेट के पास कितना होगा। और ये क्या है, स्टेट डिपेंड करता है सेंटर के पास, सेंटर के ऊपर फंड्स के लिए। जब से आपका जीएसटी रोल आउट हुआ है तब से तो और ज़्यादा ये चीज़ हो चुकी है। जीएसटी स्ट्रक्चर और कंपनसेशन के बारे में अगर आपको बताऊं, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने मल्टीपल स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस को रिप्लेस करके लाया गया था। अभी जीएसटी एक्ट के द्वारा लाया गया। अब आपको क्या पता होना चाहिए, रेट कट हुए हैं तो उसके रेफरेंस में कहा गया हमें रेवेन्यू लॉसेस होगा, ठीक है। अब जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया, आप सिंपल डालिए जीएसटी यूपीएससी पीवाईक्यू डालिए, आपको दिख जाएगा क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। इसी में अब आपको फाइनेंस कमीशन का भी डिस्कशन हुआ है। फाइनेंस कमीशन क्या है, ये आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है फाइनेंस कमीशन का। इसका क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है हर 5 साल पे। फंक्शन क्या है फाइनेंस कमीशन का, इसे रिकमेंड करना कि सेंटर और स्टेट में कितना कितना पैसा सेंटर के पास जाएगा, कितना स्टेट के पास जाएगा, रिकमेंड करेगा ग्रांट इन एड स्टेट को कितना मिलेगा, मेजर्स बताएगा किस तरीके से स्टेट का फाइनेंस हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन 15 फाइनेंस कमीशन की बताई जाए तो उसमें क्या है कि स्टेट के साथ शेयर करना होगा सेंट्रल को अपने टैक्सेस जो मिलते हैं उसे 41%। फिर कहा गया लोकल बॉडी को अपनी बेसिक सर्विसेज के लिए ग्रांट करना होगा, ठीक है। फिर कहा गया कि फिस्कल कंसोलिडेशन पे फोकस करना होगा कि जो स्टेट जितना मेहनत करेगा उस पर उतने अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं होना चाहिए अगर बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश लिखा है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश अगर मान लेते हैं 1000 रुपये अर्न करके दे रहा है, बिहार अगर मान लेते हैं 100 रुपये अर्न करके दे रहा है, फिर यहाँ पे कर्नाटका केवल 500 अर्न करके दे रहा है। तो फिफ्थ में कहा, 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि भैया जो जितना ज़्यादा पैसा दे रहा है उसको उतने के अकॉर्डिंग इंसेंटिव मिलना चाहिए। अब अगर लोगों का जो साउथ इंडियन स्टेट्स है उनका कहना है भैया 1000 रुपये हम दे रहे हैं लेकिन हमें उसके रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, वो पैसे को उठा करके अलग अलग स्टेट्स में दिया जाए, जैसे बिहार, यूपी, इन स्टेट्स में डाला जा रहा है, तो उनको इस चीज़ से आपत्ति है इन स्टेट्स को, ठीक है। अब देखिए 2011 का क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स अंडर जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं
जीएसटी में, वहाँ के लिए पूछा जाएगा। ये 2018 के अनुसार पूछा गया था, बट ये सिर्फ मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको समझ में आ सके कि ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या हुआ है, जो जूट होता है बेटा उसके प्राइसेस में इंक्रीज, स्टीप राइज हुआ है, और इससे क्या हुआ 9000 पर कुंटल से भी ज़्यादा प्राइस हो चुका है। इससे क्या हुआ है, जो लोग जूट को खरीदते हैं, और जूट कौन खरीदता है, जो बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं बोरों की या बैगों की, वो लोग जूट्स को क्या करती हैं, एक्वायर करती हैं, तो उनको प्रोक्योर करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है। तो इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब आप लोग मैक्सिमम जूट की स्टॉक होल्डिंग नहीं कर सकते हो। अक्सर क्या होता है कि जैसे जूट बहुत ज़्यादा है या कोई भी प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट जूट, अगर कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है तो लोग क्या करते हैं, अक्सर खरीद के अपने पास स्टॉक पाइल कर लेते हैं, सोचते हैं जब प्राइस बढ़ेगा तब बेचेंगे हम लोग हाई प्राइसेस पे, क्योंकि तब मार्केट में कम होगा तो हमारी प्राइसेस बढ़ जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो सेम चीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब जो आपके बेलर्स हैं, बेलर्स मतलब जो जूट को एक्वायर करते हैं और एक्वायर करके प्रेस करके बॉल्स बना के रख लेते हैं, उनके पास मैक्सिमम 2000 कुंटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो बाकी स्टॉकिस्ट्स होते हैं उनके पास 300 कुंटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो जूट मिल्स होती हैं उनके पास केवल 45 दिन का कंजम्पशन स्टॉक होना चाहिए करंट रेट के ऊपर, इससे ज़्यादा स्टॉकिंग नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, जिससे लोग ये ना हो, जैसे अगर मैक्सिमम 2000 लगा दिया तो अब ऐसा नहीं है कि ये लोग 2500 रख लेंगे, अगर नहीं लगाया होता तो क्या करते, 4000 5000 कुंटल लेके रख लेंगे अपने पास। अब इसका होगा क्या इम्पैक्ट, जब डिमांड बहुत बढ़ जाएगी और सप्लाई कम रहेगी जूट की, तो उस समय क्या करेंगे, ये लोग प्राइसेस को बढ़ा बेचेंगे। उससे क्या होगा, यही तो एक कारण है 9000 पर कुंटल से भी ज़्यादा जा चुका है। इससे जूट की स्टेडी सप्लाई रहे मिल्स के पास, ये ना हो कि कोई अपने पास घर में रख ले, फिर जब इंतजार करे कि भैया हम सप्लाई रोक देंगे, फिर जब डिमांड होगी तो हाई प्राइसेस से बेचेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन अगेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे बात हो रही है जूट स्टॉक के ऊपर। तो पहले जूट के ऊपर समझ लो, जूट ये एक नेचुरल प्राकृतिक धागा कहा जाता है, जो स्टेम से, ये एक जूट का पेड़ है, इसकी टहनियों से निकाला जाता है, आउटर स्किन जो होती है जूट की उसके प्लांट से निकाला जाता है। इसको गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बायोडिग्रेडेबल होता है, इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव भी कहा जाता है। अगर मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री कहा जाए, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, थाईलैंड होता है। जूट एक खरीफ क्रॉप होती है, ये आपको पता होना चाहिए। कब बोई जाती है, मार्च से अप्रैल के महीने में बोई जाती है, और इसकी हार्वेस्टिंग कटाई जुलाई से अगस्त के बीच की जाती है। अब यहाँ पे कुछ रीजन्स देखा जाए तो ये वार्म रीजन, यहाँ पे ये रीजन है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, आपको वार्म, गर्म, ह्यूमिड क्लाइमेट और हैवी रेनफॉल की जरूरत होती है ग्रोथ के समय। इसका यूज कहाँ पे होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड, अदर्स, इन सब जहाँ पे इनका यूसेज होता है, किसका, जूट का। अब मैंने इतना कुछ बताया, सिग्निफिकेंस क्या है, रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव कहा जाता है। जो प्लास्टिक थ्रेड होते हैं जनरली वो कहे जाते हैं कि वो सस्टेनेबल नहीं होते, लेकिन ये सस्टेनेबल होते हैं। मेजर एक्सपोर्ट आइटम की बात की जाए तो हम लोग कहाँ से करते हैं, जो बांग्लादेश, यूरोप और यूएसए जो होता है, इन सब कंट्रीज़ में क्या होता है, एक्सपोर्टिंग होती है, और ये भी एक्सपोर्ट करते हैं जनरली। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यूपीएससी 24 का क्वेश्चन देखिए, जूट इज एन इंडिजिनियस प्लांट ऑफ इंडिया, जूट इज खारिफ सोन फ्रॉम फरवरी टू जून एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। आप देख रहे हो एज इट इज लिखा जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये यूपी पीसेस का सवाल है एक्चुअली, ठीक है। फिर देखिए आपका छत्तीसगढ़ पीसेस का सवाल, जूट इज राबी क्रॉप, अभी मैंने आपको बताया कौन सी क्रॉप है। फिर आप देखिए यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन, ये मैं सिर्फ आपको सैंपल दिखा रहा हूँ बेटा कि इस जूट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इसी वजह से मैंने आर्टिकल पिक किया आपके लिए। फिर कहा जा रहा है जो आपकी लोअर गैंगेटिक प्लेन है वहाँ पे क्या होता है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे, तो कौन सी क्रॉप बहुत ही सूटेबल होगी, क्या कहा जा रहा है। फिर पैडी कॉटन, वीट जूट, पैडी जूट और वीट कॉटन, तो आप आसानी से बोल सकते हो पैडी और जूट यहाँ पे होता है। सीडीएस 2019 का क्वेश्चन आप देखो तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज जूट नॉट सिग्निफिकेंटली कल्टिवेटेड, आप आसानी से बोल सकते हो आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब आपको देखो ये चीज़ आंसर करने के लिए आपको पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई जूट का क्लाइमेट कैसे होता है। आपको पता है बारिश होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो ग्रोथ हो पाएगी, वार्म भी होना चाहिए, तो कहाँ पे नहीं है आप वो समझोगे। और देखो कभी भी किसी किताब में एज इट इज़ आपको ये चीज़, ये लाइन नहीं मिलने जा रही है। हमेशा अगर आपको कोई भी लाइन मिलेगी तो यही मिलेगी कि किस तरीके से जूट जो आप जनरली देखते हो इसका फीचर क्या है, कौन से क्लाइमेट में जनरली जूट को बोया जाता है, तो उसके साथ आपको कनेक्ट करना होगा इन स्टेट्स को। इससे आप एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।